तो दोस्तों आज हम लोग का पहला टॉपिक होने वाला है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से, जिसको कि हम पूरी एनसीईआरटी के माध्यम से जानेंगे कि एनसीईआरटी में जितना विस्तार में दिया है उतनी ही विस्तृत भाषा में हम लोग चलेंगे और कोशिश करेंगे कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी अगर चले जाएंगे तो कोई दिक्कत ना हो। तो आज का पहला टॉपिक होने वाला है आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चैप्टर नंबर है आपके एनसीईआरटी में 16, जो कि आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि डाइजेशन होता क्या है, किस चीज़ का डाइजेशन है। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा डाइजेशन किस चीज़ का करते हैं। तो डाइजेशन हम लोग करते हैं खाने का। तो भैया खाना क्या है इस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो फूड है क्या, फूड जो है वो आपका है क्या। तो अगर आप लोग को पता हो तो फूड जो है वो है आपका बेसिक नीड। 3 ही बेसिक नीड आपने सुना होगा, रोटी कपड़ा मकान, पिक्चरों के माध्यम से हम लोग यहाँ पे रोटी की बात कर रहे हैं, फूड की बात कर रहे हैं। तो फूड इज द बेसिक नीड। फूड जो है वो है आपका बेसिक नीड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर किसके लिए बेसिक नीड है? जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए ये बेसिक नीड है, उनके लिए ये आपका बेसिक नीड है। कोई भी आपने ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं सुना होगा जो बिना खाने के जीवित रह सके। हाँ, वो अलग बात है कि वो खाना किस फॉर्म में खा रहा, कैसा खाना खा रहा, वो अलग बात है, लेकिन खाना चाहिए जरूर होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या जाना कि फूड जो है वो बेसिक नीड है किसके लिए? सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो हमने बात किया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, तो वो फूड इनको मिलता कहाँ से है? तो उसके पीछे भी आपके कुछ तरीके हैं। फूड कोई भी ऑर्गेनिज्म 2 ही तरीके से ले पाता है। एक होता है आपका ऑटोट्रॉप, दूसरा होता है आपका हेट्रोट्रॉप। अगर ट्रॉप की बात करें तो ट्रॉप का मतलब हम लोग जान लेते हैं। ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो किस तरीके से है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, हेट्रो का मतलब होता है अलग। अगर हम इनके हिंदी नाम की बात कर लें तो ये भी बात कर लेते हैं। ऑटोट्रॉप को बोलते हैं स्वपोषी, हेट्रोट्रॉप को हम लोग बोलते हैं परपोषी। अब बात करते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 तरीकों से अपने न्यूट्रिशन पाता है, या तो वो ऑटोट्रॉप माध्यम होता है या तो हेट्रोट्रॉप माध्यम होता है। अगर वो अपना खाना खुद बनाए तो वो ऑटोट्रॉप है, अगर वो किसी और पे डिपेंडेंट है तो वो हेट्रोट्रॉप है। ये 2 चीजें हमने जानी। इसके बाद हमें ये भी जानना पड़ेगा कि ये जो ऑटोट्रॉप है ये अपना खाना खुद बनाते कैसे हैं। तो ये अपना खाना 2 माध्यम से बनाते हैं। एक है आपका सिंथेटिक मतलब होता है, सिंथेटिक यहाँ पे शब्द है सिंथेसिस से आया है। सिंथेसिस मतलब बनाना। दूसरा है आपका कीमोसिंथेटिक। 2 हमने तरीके जाने ऑटोट्रॉप के, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना सनलाइट के माध्यम से बनाते हो। अगर हम लोग विस्तृत तरीके से बात करें तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना लाइट एनर्जी के माध्यम से बनाएं, लाइट एनर्जी के माध्यम से बनाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। और आपको पता है सूरज ही इकलौता सोर्स है, सूरज ही अल्टीमेट सोर्स है हमारे अर्थ के लिए। सूरज ही आपका एक इकलौता अल्टीमेट सोर्स है। तो भैया लाइट एनर्जी जो मिली वो कहां से मिली? सूरज से। तो जब भी सूरज की एनर्जी हमें मिलेगी, सूरज की लाइट एनर्जी जब हमें मिलेगी तो हम उसे ट्रैप कर लेंगे, उसे पकड़ लेंगे और उससे अपना खाना बना लेंगे। तो भैया पकड़ने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे हम लोग सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाए या फिर ट्रैप कर पाए। तो हर एक ऑटोट्रॉप फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के पास आपके एक स्पेशल चीज होती है जिसको कि आप लोग बोलते हो क्लोरोफिल। जितने भी आपके फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास पाया जाएगा क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करेंगे? लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे, उसी लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके, उसी लाइट एनर्जी के माध्यम से हम लोग खाना बनाएंगे, यानी कि जो ऑटोट्रॉप हैं वो बनाएंगे। लगे हाथ बात कर लेते हैं कीमोसिंथेटिक के। ये आपकी सनलाइट से नहीं चलते हैं, ये सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो केमिकल एनर्जी निकलती है, जो
केमिकल एनर्जी निकलती है उसका इस्तेमाल करके ये खाना बनाते हैं। केमिकल एनर्जी जो निकलती है उसका इस्तेमाल करके ये खाना बनाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में आप जान सकते हैं आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रेट बैक्टीरिया और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। तो हमने पढ़ा ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाए। खुद किस माध्यम से बना सकते हैं, या तो फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक होगा तो उसमें क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे क्लोरोफिल के माध्यम से और उससे अपने खाना बनाएंगे। वहीं कीमोसिंथेटिक में बोला कि किसी भी रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी निकलता है, केमिकल एनर्जी, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके ये अपना खाना बना लेंगे। तो ऑटोट्रॉप हमने जान लिया, अब हमारा फर्ज बनता है हेटेरोट्रॉप भी जान ले, जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, इनका एक नाम और है आपका, उस नाम की भी बात कर लेते हैं। नाम है आपका ऑर्गेनोट्रॉप। ऑर्गेनोट्रॉप। ऑर्गेनोट्रॉप बोला तो बोला क्यों, ट्रॉप का मतलब न्यूट्रिशन, ऑर्गेनो का मतलब ऑर्गेन, आप समझ सकते हैं। होता क्या है, जितने भी आपके हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म है, जितने भी आपके परपोषी ऑर्गेनिज्म है, इनका क्या काम है, इनका क्या काम है भैया, ये अपने अंदर कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन डेवलप करते हैं जिसके माध्यम से ये न्यूट्रिशन ले पाते हैं। चलिए ये भी जान लेते हैं, ये भी आपके अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें पहला आपका आता है होलोजोइक। जब भी बात होगी होलोजोइक, यानी कि उसका मतलब है कि जानवरों के समान, एनिमल लाइक। इसका न्यूट्रिशन का माध्यम जो है वो आपका एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होगा। एनिमल लाइक बोला यानी कि जानवर से कुछ रिलेटेड। जानवर अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, तो भैया कुछ स्टेप्स में लेते हैं, उन स्टेप्स की बात कर लेते हैं। आपका पहला स्टेप होने वाला है एनिमल लाइक न्यूट्रिशन में, वो होने वाला है इंजेशन। वो होने वाला है आपका इंजेशन। इंजेशन क्या हुआ कि खाने को हम किसी ना किसी माध्यम से हम अंदर जरूर लेंगे, भले ही वो हमारा मुंह हो या और कुछ हो। किसी ना किसी तरीके से हम एक मुंह जरूर बनाएंगे जिससे हम खाने को ग्रहण कर पाएं। वो मुंह आपका टेम्प्रोरी हो या परमानेंट हो, वो माउथ जो है वो आपका टेम्प्रोरी हो या परमानेंट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो पहला चीज हमने जाना इंजेशन। दूसरी चीज भैया, उस जो खाना हम अंदर लेंगे उसको हम लोग डाइजेस्ट भी करेंगे। तो दूसरा चीज हो गया आपका डाइजेशन। अब ये डाइजेशन की बात हुई तो ये शरीर के अंदर आपका कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उस खाने का पाचन हो पाए। अब वो सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो, इससे मतलब नहीं है, पाचन हो पाए। तो तीसरी चीज हमने जाना एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, जिसका पाचन कर रहे हैं उसका हमारी टिश्यू में इस्तेमाल भी तो होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं तो उसका हमारी टिश्यू में इस्तेमाल भी होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन के बाद हम एक चीज और जानेंगे, इजेशन, यानी जो मल त्यागना होता है। यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं बोल रहे, एक्सक्रीशन नहीं बोल रहे, उत्सर्जन नहीं समझेंगे आप, इजेशन है। तो जो बचा हुआ आपके पास फूड है उसको निकालना, जो अनएब्जॉर्ब्ड या अनडाइजेस्टेड फूड है उसको निकालने को बोलते हैं, उसको त्यागने को बोलते हैं इजेशन। तो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन तो यही होता है, पहले खाने को खाया, फिर उसको पचाया, फिर इसको यूज किया, फिर निकाल दिया। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग यही बोलेंगे कि एनिमल लाइक न्यूट्रिशन जहां होता है उसे हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। लगे हाथ दो और हेटेरोट्रॉप के तरीके जान लेते हैं। एक है आपका सेप्रोबायोटिक। इसको हिंदी में बोलते हैं मृत जीवी, ठीक है, या फिर मृतोपजीवी भी कहीं कहीं लिखा रहता है। अगर मैं गलत हूंगा तो कमेंट सेक्शन में सही जरूर बताइएगा कि इसको हिंदी में बोलते क्या है। चलिए सेप्रोबायोटिक की भी बात कर लेते हैं। तो सेप्रो का मतलब है आपका, यहाँ पे जो सेप्रो है इसका मतलब है आपका प्यूट्रीफाइड, यानी कि सड़े गले पे अपना न्यूट्रिशन लेना। तो जो आपके बैक्टीरिया और फंजाई हैं वो क्या करते हैं, प्यूट्रिफिकेशन करते हैं। जो भी चीज मर जाती है, जो सड़ती रहती है, गलती रहती है, उसमें से न्यूट्रिशन निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोबायोटिक। चौथी चीज है आपकी पैरासाइटिक। पैरासाइटिक की बात कर लें तो पैरासाइट आप सभी लोग जानते होंगे कि भैया इसको बोलते हैं परजीवी बोलते हैं। परपोषी नहीं बोल रहा हूं, परजीवी बोल रहा हूं, याद रखेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं परजीवी।
परजीवी। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि पैरासाइट्स होते क्या हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं जब न्यूट्रिशन के लिए, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि भैया वो एक पैरासाइट है और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसका। अगर बात करें कि अगर कोई किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह रहा है किसी और जरूरत के लिए, मान लेते हैं सिर्फ वो रहने के लिए रह रहा है, न्यूट्रिशन उस ऑर्गेनिज्म से नहीं ले रहा है, तो उसे पैरासाइट नहीं बोलेंगे। पैरासाइट हम तभी बोलेंगे जब कोई किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे आपका सर्वाइव कर रहा है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन पाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह रहा है, तो उसे पैरासाइट बोलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में बात कर लें तो आपका जो मॉस्किटो होता है, जो मच्छर होता है, वो कभी भी न्यूट्रिशन के लिए हमारा खून नहीं चूसता, तो इसीलिए हम लोग उसको पैरासाइट नहीं बोलते हैं। वो हमारा खून चूसता है फॉर लेइंग एग्स, अंडे देने के लिए, तो वो अंडे देने के लिए हमारा खून चूसता है, न्यूट्रिशन के लिए नहीं, तो इसलिए उसको पैरासाइट नहीं बोलते हैं। पैरासाइट की बात कर रहे हैं तो एक टर्म है वो जरूर याद रखेंगे, आइडियल पैरासाइट। आइडियल पैरासाइट, आइडियल पैरासाइट उसको बोलते हैं। आइडियल पैरासाइट, किसी भी पैरासाइट को आइडियल पैरासाइट तभी बोलेंगे जब वो अपने होस्ट को, जिसके ऊपर वो सरवाइव कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचाए, तब उस कंडीशन में हम उस पैरासाइट को आइडियल पैरासाइट बोलेंगे। इतनी चीजें आपने जानी, अब थोड़ी बहुत बातें और भी जानते हैं, उसके लिए हमें थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या जाना कि फूड जो है वो है आपकी बेसिक नीड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फूड पाने का माध्यम क्या है, दो माध्यम है, या तो ऑटोट्रॉप या तो हेटेरोट्रॉप। या तो वो अपना खाना खुद बनाएगा या तो किसी और पे डिपेंडेंट होगा। जब वो खुद बनाएगा तो दो माध्यम से बना सकता है, फोटोसिंथेटिक या फिर कीमोसिंथेटिक से। फोटोसिंथेटिक में हमने जाना कि लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, किसके माध्यम से, क्लोरोफिल के माध्यम से, और उससे अपना खाना बनाते हैं। वहीं कीमोसिंथेटिक में जाना कि केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग खाना बनाने के लिए। हेटेरोट्रॉप में जाना हमने कि भैया पहला आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन भी होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। एनिमल लाइक न्यूट्रिशन में क्या हुआ, पहले आपका इंजेक्शन होगा, कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन होगा जिससे हम खाने को अंदर ले पाए, उसको हम लोग बोलते हैं माउथ। ऑर्गेनोट्रॉप भी इसीलिए बोला गया आपका हेटेरोट्रॉप को। तो इंजेक्शन किया गया, फिर उसका डाइजेशन हुआ, फिर उस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन किए, फिर उस एब्जॉर्ब फूड को में जो बच गया उसका डाइजेशन किए। उसके बाद हमने बात की सेप्रोबायोटिक की। सेप्रोबायोटिक में क्या हुआ, जो आपके बैक्टीरिया फंजाई जो हैं वो सड़े गलों को वो क्या करते हैं, प्यूट्रिफिकेशन करते हैं और उससे न्यूट्रिशन निकालते हैं, तो वो कहलाएं आपके सेप्रोबायोटिक। फिर हमने पैरासाइट की बात की कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के माध्यम से सर्वाइव कर रहा है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, तो हमने उन्हें बोला पैरासाइट। किसी और जरूरत के लिए अगर उस पर रह रहा है तो फिर वो पैरासाइट नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल में हमने मच्छर को भी जाना कि मच्छर हमारा खून चूसता है फॉर लेइंग एग्स, अंडे देने के लिए। चलिए इसके आगे की भी बात कर लेते हैं कि अगर खाना हमें चाहिए तो वो चाहिए तो चाहिए क्यों। खाने की बात की हमने कि खाना जो हमें चाहिए होता है, फूड जो हमने खाया वो ऐसा क्या करता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है। तो फूड हमें क्या प्रोवाइड कराता है, फूड हमें प्रोवाइड कराता है एनर्जी, ऊर्जा देता है, ये हमें ऊर्जा देता है। हमें लोग कॉमन लैंग्वेज में बोल भी देते हैं ताकत। कभी आप नॉन एनर्जेटिक लगते हो, कभी आप थके हुए लगते हो, तो लोग बोल भी देते हैं खाना नहीं खाए हो क्या, क्योंकि ताकत दिख नहीं रही है। अब बात कर लेते हैं कि फूड में ऐसा क्या होता है कि ये हमें ताकत देता है। तो फूड का हम क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं। फूड का हम मेटाबॉलिज्म करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। खाने का जब हम मेटाबॉलिज्म करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। इतनी चीजें जान लेंगे। अब इसके बाद हमने देखा कि खाना जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक नीड है और इसी खाने का मेटाबॉलिज्म करके हमें एनर्जी मिली। यानी अगर किसी को जिंदा रहना है तो फूड चाहिए ही चाहिए, और अगर वो फूड ले रहा है तो वहां मेटाबॉलिज्म होना पड़ेगा और उससे उसको एनर्जी मिलेगी। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है, आपने पढ़ा भी होगा, ये आपका
डिफाइनिंग कैरेक्टर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर कोई जिंदा है तो वो खाना जरूर खाएगा, डिफाइनिंग फीचर है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई जिंदा है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो खाना खाएगा ही खाएगा, खाना खाएगा तो मेटाबॉलिज्म जरूर होगा। तो वो ये आपका मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, डिफाइनिंग फीचर है फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और कि ये जो खाना हमने खाया, ये खाना होते कितने प्रकार के हैं, इस बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर ही लेते हैं। तो खाना जो होते हैं, जो हम फूड लेते हैं, वो फूड आपके दो तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका प्रॉक्सिमेट फूड, प्रॉक्सिमेट फूड। दूसरा होता है आपका प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड। तो दो तरीके के खाना होते हैं, एक प्रॉक्सिमेट फूड, एक आपका होता है प्रोटेक्टिव फूड। चलिए, अभी हमने जाना कि खाने का क्या होता है। फूड जो होता है वो हमें एनर्जी देता है, फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है। प्रॉक्सिमेट फूड की जब हमने बात की तो भैया ये हमें एनर्जी दिया। दूसरी बात की हमने प्रोटेक्टिव फूड की, इसका मतलब कोई ये नहीं है कि रक्षा करेगा या कुछ और करेगा, ये खा लेंगे तो हम किसी चीज से बच जाएंगे, गोली से बच जाएंगे, बम से बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नाम है इसका प्रोटेक्टिव फूड, आगे जानेंगे क्यों नाम है इसका। अगर इस फूड की बात करें तो ये फूड हमें न्यूट्रिशन नहीं देता है, ये फूड हमें एनर्जी नहीं देता है, सॉरी, ये फूड हमें एनर्जी नहीं देगा। बात कर लेते हैं कि प्रॉक्सिमेट फूड क्या है। आपके खाने को अगर हम प्रॉक्सिमेट फूड खाते हैं और उसका मेटाबॉलिज्म करें तो वो हमें क्या करेंगे, हमें एनर्जी प्रदान करेंगे। तो प्रॉक्सिमेट फूड होते कितने प्रकार के हैं ये भी जान लेते हैं। प्रॉक्सिमेट फूड आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है आपका फैट, तीसरा है आपका प्रोटीन। अब प्रोटीन की बात आई है तो एक बात और याद कर लेते हैं हम लोग एनसीईआरटी की, कि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल हेल्प करते हैं फॉर द बॉडी टू ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ और रिपेयर में हमारे बॉडी की मदद करते हैं। अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल लिखा है तो मेरा कहने का मतलब या फिर एनसीईआरटी का कहने का मतलब इनडायरेक्टली इससे है कि भैया प्रोटीन जो है वो मदद करता है ग्रोथ और रिपेयर में। प्रोटीन जो है वो मदद करेगा आपका ग्रोथ और रिपेयर में, चीजें याद रखेंगे। चलिए, तो इतनी बात कर ली, हम दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रॉक्सिमेट फूड वो फूड जो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, प्रोटेक्टिव फूड वो फूड जो हमें एनर्जी नहीं प्रदान करते हैं। चलिए, अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है, फैट जो है, प्रोटीन जो है, ये हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। उस मात्रा की भी बात कर लें तो कार्बोहाइड्रेट करीब करीब एक एडल्ट, एक वयस्क व्यक्ति को 300 से 500 ग्राम प्रतिदिन चाहिए होता है। लार्ज क्वांटिटी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया किलो में खाना है या फिर 10-10 किलो खाना है, ग्राम की बात कर रहा हूं। वहीं फैट की बात करें तो आपका 80 से 90 ग्राम फैट आपको डेली चाहिए होता है। वहीं प्रोटीन की बात करें तो 70 से 80 ग्राम एक एडल्ट व्यक्ति को डेली चाहिए होता है। तो इसीलिए हमने बोला कि जो प्रॉक्सिमेट फूड थे वो हमको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए थे, वो हमको आपको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए थे, जो कि आपके क्वांटिटी क्या है, ग्राम में है। ये क्वांटिटी आपकी ग्राम में बोली जाएगी। अब प्रोटेक्टिव फूड की बात कर लेते हैं कि जो फूड हमें एनर्जी दे ही नहीं रहा है, उसका काम ही क्या है, उसको हमें खाना ही क्यों है। चलिए, प्रोटेक्टिव फूड की भी बात कर लें। ये कौन कौन से होते हैं, तो 2 तरीके के आपने प्रोटेक्टिव फूड पढ़े होंगे, विटामिन और मिनरल, विटामिन और मिनरल। तो आप यही पूछोगे सर जो चीज हमें एनर्जी दे ही नहीं रहे इनको खाना ही क्यों है। तो हमने बात की थी थोड़ी सी, हमने बात की थी कि जो फूड है आपका, उसमें मेटाबॉलिज्म होता है,
उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तब आपका क्या होता है, एनर्जी निकलती है। अगर हम प्रोटेक्टिव फूड का मेटाबॉलिज्म करें, कैटाबॉलिज्म करें, तो यहाँ पे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये विटामिन और मिनरल हमें चाहिए क्यों होते हैं, ये भी बात कर लें। अगर हम बात करें तो इस मेटाबॉलिज्म के लिए हमें कोई ना कोई कोएंजाइम जरूर चाहिए होता है। और हमने बात की आपकी विटामिन की बात की, हमने बात की विटामिन की। विटामिन जो है प्रोटेक्टिव फूड हमें एनर्जी तो नहीं प्रदान करते, लेकिन रही बात प्रोटेक्टिव फूड में जो विटामिन मिनरल हैं, ये क्या करते हैं, जो विटामिन हैं यही आपके कोई ना कोई कोएंजाइम जितने भी आपके बॉडी में पाई जाती है उसमें विटामिन का ही हिस्सा होता है, विटामिन का ही रोल होता है। तो ये विटामिन जो होंगे ये कोएंजाइम में आपके बनाएंगे, कोएंजाइम बनाएंगे, और उसी कोएंजाइम की मदद से हम लोग करेंगे मेटाबॉलिज्म। उसी कोएंजाइम की मदद से हम लोग करेंगे मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे इन्हीं दोनों की मदद से हमने क्या किया, मेटाबॉलिज्म किया। इस वजह से जो प्रोटेक्टिव फूड थे उनको एक और नाम मिल गया, उनको एक और नाम मिल गया, क्या, मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर, मेटाबॉलिक रेगुलेटर। यानी कि जो आपके विटामिन मिनरल थे ये कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्टिव फूड थे वो मेटाबॉलिक को रेगुलेट करते थे। जो मेटाबॉलिज्म था वो इन्हीं के हाथ में था। यानी अगर आप जो खाना खा रहे हैं, जो डाइट आप ले रहे हैं, उस डाइट में अगर इसकी मात्रा कम है या नहीं है तो आपके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ये खाते हैं तो और ये नहीं खाते हैं तो इनसे हमें कभी भी एनर्जी नहीं मिलेगी। हालांकि एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से ही मिलती है, विटामिन मिनरल से नहीं मिलती है। लेकिन विटामिन मिनरल अगर हम लोग नहीं खाएंगे, अगर हम लोग विटामिन मिनरल नहीं खाते हैं तो इन तीनों, ये तीन आप चाहे जितना भी खाते रहो आपको ताकत नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। बहुत लोग बोलते हैं कि हम बहुत खाते हैं फिर भी मोटे नहीं हो रहे हैं, जैसे कि मैं खुद, बहुत सारी कन्याओं को ये शिकायत होती है कि सर जितना भी खा लें हमारे शरीर में लगता नहीं है। तो भैया मेटाबॉलिज्म रेट आपका थोड़ा सा कम है, उसको सही करिए। आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो आपको विटामिन या मिनरल की ही दवाइयां देते हैं। वो यही सोचते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम होगा, इसी वजह से आप खा रहे हो फिर भी आपको एनर्जी नहीं मिल रही, आपके शरीर में एनर्जी नहीं आ रही है। तो हमने बात की प्रोटेक्टिव फूड की, जो था आपका विटामिन और मिनरल। अच्छा, ये हमें कितने चाहिए होते हैं, बड़े ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन चाहिए होते हैं। डेली हमारे डाइट में ये होने चाहिए। अगर इनको मेजर करें तो ये करीब करीब आपके माइक्रोग्राम में नापे जाते हैं या फिर नैनोग्राम में नापे जाते हैं। नैनोग्राम में आपके नापे जाते हैं, इतनी कम मात्रा में होते हैं। वहीं हम कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की बात करें तो ग्राम में नापे जाते हैं। 300 से 500 ग्राम, फैट आपका 80 से 90 ग्राम, प्रोटीन आपका 70 से 80 ग्राम। अब हमने बात की थी कि प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, ग्रोथ में और रिपेयर में मदद करता है। प्रोटीन जो होता है वो आपका ग्रोथ और रिपेयर में मदद करता है, ग्रोथ और रिपेयर में मदद करता है, ग्रोथ एंड रिपेयर। यानी इसके दो फंक्शन हैं, एक तो आपको ग्रो कराना, आपका डेवलपमेंट कराते रहना, साथ में रिपेयर कराना। अगर कहीं चोट लग गई, कोई टिश्यू टूट गई, कोई सेल डैमेज हो गया तो उसका रिपेयर भी करना। जब हम एक वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, 30 साल के हो गए, उसके बाद हमारे शरीर में ग्रोथ थम सी जाती है। लेकिन तो हमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा कम चाहिए होती है क्योंकि सिर्फ फिर रिपेयर करना है। लेकिन अगर कोई एक छोटा सा बच्चा है, उसको अभी ग्रोथ करना है, 6-7 साल का बच्चा है या अभी न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसको ग्रोथ करना है तो उसको प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चाहिए। माताएं कहती हैं या सासू माँ जो होती हैं औरतों की, वो कहती हैं कि पोते को या फिर नाती को आप क्या करो, दलिया खिलाओ, दूध पिलाओ, दाल का पानी पिलाओ, पनीर खिलाओ, और हाँ अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है तो अंडा या फिर मीट भी खिलाओ। तो इसके पीछे यही रीजन था, प्रोटीन आपका ग्रोथ और रिपेयर कराता है। अब एक बात और कर लेते हैं, एक बात और कर लेते हैं वाटर की। वाटर की भैया हमारे डाइट में ये भी तो होता है, सिर्फ प्रोक्सिमेट और प्रोटेक्टिव फूड ही थोड़े होते हैं, पानी भी होता है। अच्छा, पानी भी क्या है, पानी भी आपका कुछ नहीं, पानी भी आपकी कभी एनर्जी नहीं देती है, ये भी आपकी कभी एनर्जी नहीं देगी, पानी से हमें कभी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये करता क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका वाटर भी क्या है, मेटाबॉलिक रेगुलेटर है, ये भी आपका मेटाबॉलिज्म में मदद करेगा।
पानी हमें एनर्जी तो नहीं प्रदान करता, पर हाँ पानी नहीं पिएंगे तो मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ेगा। जो खाना खा रहे हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलनी है, उनसे एनर्जी मिलने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी आप लोग को। इसके बाद की बात कर लेते हैं, तो वाटर का एक और फंक्शन है जो कि आपका प्रोटेक्टिव फूड नहीं करता है। आपने कई बार पढ़ा होगा, देख लेते हैं ये भी, आपने कई बार पढ़ा होगा कि पानी जो है, एनसीईआरटी में खासकर पढ़ा होगा, हर एक किताब में लगभग यही सेम लाइन पढ़ा होगा कि आपका जो वाटर है, आपका जो वाटर है, अब हमारे शरीर में क्या होता है, पानी का लॉस होता है डेली। अच्छा, किन किन माध्यम से लॉस होता है ये भी बात कर लेते हैं, किन किन माध्यम से लॉस होता है ये भी बात कर लेते हैं। पहला तो आपका होता है स्वेटिंग, स्वेट के माध्यम से यानी कि पसीना के माध्यम से। दूसरा आपका यूरिन, पेशाब के माध्यम से। तीसरा आपका स्टूल, मल के माध्यम से, टट्टी के माध्यम से। चौथा आपका है एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के माध्यम से भी वाटर का लॉस होता है। तो ये सारे वाटर लॉस को कंपनसेट करने के लिए, ये सारे पानी का लॉस हुआ तो उस पानी को फुलफिल करने के लिए हम लोग को पानी पीना पड़ता है। तो एनसीईआरटी में भी ये बात लिखी हुई है कि वाटर प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर का लॉस। बोल क्या रहा है कि पानी जो है वो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट का मतलब उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को पता होगा, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना। लेकिन ये जो लाइन लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, आपके बाकी किताबों में, ये कहीं ना कहीं गलत है आपकी लाइन। पानी कभी भी रोक नहीं पाता है वाटर लॉस को, पानी पी के हम उसे कंपनसेट करते हैं। जो लॉस हुआ है उसे हम लोग फुलफिल करते हैं, जो हमारा लॉस हुआ है उसे हम लोग फुलफिल करते हैं। तो बात कर लेते हैं, मान लेते हैं इन सारे माध्यम से हमें 3 लीटर का करीब या फिर 4 लीटर का, 3 लीटर का मान लेते हैं, 3 लीटर का आपका लॉस हुआ एक पूरे दिन में। तो उस लॉस को फुलफिल करने के लिए ये आपकी बॉडी थी, ये आपकी बॉडी थी। अब आपका 3 लीटर का लॉस हुआ आपके बॉडी में से वाटर का बाय द मीडियम ऑफ स्वेट, यूरिन, स्टूल, एक्सपायरेशन। तो उसको फुलफिल करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए, उसकी उसको परिपूर्ण करने के लिए हमें दिन में करीब 3 से 4 लीटर पानी पीना पड़ता है। आपने सुना होगा कि भैया दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिया करो, नहीं तो कमी हो जाएगी। तो भैया वाटर जो होता है वो प्रिवेंट नहीं करता, कंपनसेट करता है। तो भैया जस्टिफाई करने के लिए ये बात है कि ये प्रिवेंट तो नहीं करता है, कंपनसेट करता है, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली अगर बात करें तो ओवरऑल आपका प्रिवेंट भी कर देता है, डिहाइड्रेशन होने नहीं देता है। पानी की लॉस हुई, तुरंत उसे फुलफिल कर दिया। तो एक तरीके से सही भी है, लेकिन अधिकतर तरीके से बात करें, ज्यादा तरीके से अगर बात करें, मोस्टली ये लाइन गलत है। प्रिवेंट तो वो कर ही नहीं पाता है, कंपनसेट अगर लिखते हैं तो वो ज्यादा सही होता। हम लोगों ने इतनी बात की कि पानी जो है आपका ये काम करता है, पानी जो है वो आपका मेटाबॉलिक रेगुलेटर है। हाँ, एक बात ये भी कर लेते हैं कि ये सारी चीजें हम लोग दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि पहले हमने पढ़ा प्रोक्सिमेट फूड, जो कि आपका वो फूड है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ही वो फूड है जो आपको एनर्जी देंगे। इनके अलावा आपको कोई एनर्जी नहीं देता है, ना ही आपके प्रोटेक्टिव फूड विटामिन मिनरल और ना ही आपका वाटर। अच्छा, तो प्रोटेक्टिव फूड आपको एनर्जी तो नहीं दे रहे हैं, पर ये क्या काम करेंगे, ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर का काम करेंगे। भैया इन्हीं से तो आपके कोएंजाइम बनते हैं और कोएंजाइम के माध्यम से ही तो आपका मेटाबॉलिज्म होता है, कोएंजाइम के माध्यम से ही आपका मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये आपके मेटाबॉलिक रेगुलेटर हैं। तो हमें भैया इनको हम लोग ग्राम में नहीं लेके हम लोग मिलीग्राम, माइक्रोग्राम या फिर नैनोग्राम में लेते हैं विटामिन और मिनरल को। वहीं बात करते हैं वाटर की, तो ये भी आपका एक तरीके का मेटाबॉलिक रेगुलेटर है। ये भी आपका जो है आपका मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, फूड को एनर्जी में बदलने में मदद करता है। लेकिन इसका एक और एड ऑन फीचर है कि ये आपका डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। हम भी एनसीईआरटी की लाइन से ही जा रहे हैं, सेफ साइड होने के लिए। चलिए एक बात और कर लेते हैं कि वाटर आपको एक चीज और प्रदान कराता है, रिफ्रेशमेंट प्रदान करता है। जब आप पानी पीते हो, खासकर गर्मी के दौरान ठंडा पानी,
तो वो आपको रिफ्रेश करता है। इससे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि भैया ये जो पानी है ये स्वेट से लॉस हो रहा है, तो गर्मी के दौरान स्वेटिंग आपकी ज्यादा होगी, स्वेटिंग आपकी बढ़ जाएगी, तो हमें पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। आपका लॉस ज्यादा होगा तो हमें पानी पीना ज्यादा पड़ेगा। इनटेक जो होगा वो गर्मी के दौरान बढ़ जाएगा, गर्मी के दौरान बढ़ जाएगा। वहीं अगर बात कर ले हम जाड़े की या फिर सर्दी की, तो स्वेटिंग आपकी कम हो जाएगी, तो वाटर लॉस कम हो जाएगा, तो कम पानी में भी हमारा काम चल जाता है। हम बात कर रहे थे कि वाटर हमें रिफ्रेशमेंट भी प्रोवाइड कराता है। पानी पीने के बाद एक ताजगी भी महसूस होती है, खासकर गर्मी के दौरान जब हम ठंडा पानी पीते हैं, बड़ा सुकून से सांस लेते हैं, मजा आ गया। तो वो होता कैसा है भैया, वाटर का लॉस हुआ तो जो आपकी सेल थी वो डिहाइड्रेटेड हो गई, उनमें पानी की कमी हो गई। हमने दोबारा से पानी पिया तो वो सेल जो है वो दोबारा से आपकी हाइड्रेट हो गई, सेल जो है वो दोबारा से आपकी सेल हाइड्रेट हो गई, तो हमें तरोताजा महसूस होता है। तो यही था आपका फूड का इंट्रोडक्शन, बेसिक फूड का इंट्रोडक्शन। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फूड की कुछ कैलोरीफिक वैल्यू, कि भैया कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी तो इन तीनों से मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है, फैट से कितनी मिलती है, प्रोटीन से कितनी मिलती है, और ऐसी क्या वजह है कि कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करते हैं, फैट को थोड़ा कम, प्रोटीन को उससे भी कम। उसके आगे फिर हम डाइजेशन की शुरुआत करेंगे, हमारे बॉडी ऑर्गन जो है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है, इन सब की शुरुआत करेंगे। तो आज के सेशन को इतने पे ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे फुल लेक्चर चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उन पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें डिटेल्स बता दीजिए, वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे।